हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको दिया है क्लोज टेस्ट। देखिए क्या कहना चाहता है। कह रहा है अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया डैश द यूके। देखिए बिटवीन एक ऐसा प्रेपोजिशन होता है जिसके साथ कंजंक्शन के रूप में हम क्या लगाते हैं, एंड। क्योंकि दो के बीच की बात करते हैं तो दो कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पे एंड का प्रयोग किया जाता है, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, एंड। तो कह रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किस किस के बीच में, भारत और यूके के बीच में, फिर लगाया है इसने डैश, टॉक्स डैश विच हैव बीन गोइंग ऑन गोइंग। अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए कह रहा है कि इस पर बातचीत जो है वो चल रही है कब से, इस साल के शुरुआत से ही चल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस पर की बातचीत चल रही है, टॉक्स किस पर बातचीत, किसकी बातचीत, किससे संबंधित बातचीत, तो यहाँ पे है संबंधित फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से संबंधित बातचीत। तो जब आप किसी से रिलेटेड की बात करते हो, किसी से संबंधित की बात करते हो, तो इन प्रेपोजिशंस में से ओवर जो है वो मीनिंग देता है किसका, रिलेटेड का। ठीक है, इससे संबंधित। तो इसलिए सेकंड में आपका आंसर क्या आएगा, ओवर। तो कह रहा है कि भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिस पर की बातचीत जारी है, ऑनगोइंग है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। कब से, सिंस अर्ली लास्ट ईयर, शुरुआत से ही, पिछले साल से। इज नो डाउट अ टॉप प्रायोरिटी। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में फिर से आ जाइए। तो ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है। बेशक ये प्रायोरिटी है, ये प्राथमिकता है किसके लिए, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल्स ऑफ बोथ नेशंस। दोनों राष्ट्र कौन से हो गए, भारत और ब्रिटेन, भारत और यूके, इन दोनों के राष्ट्रों के लिए हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल्स जो है, मतलब प्रधानमंत्री मान लीजिए, इस लेवल पर सबसे टॉप की प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता है। तो देखिए हाईएस्ट लेवल्स की बात कर रहा है, तो किसी पॉइंट विशेष की बात कर रहा है। लेवल पर, वैसे तो लेवल में ऊपर होने के लिए हम लगाते हैं अबव, लेकिन ये लेवल में ऊपर नहीं है, उस लेवल की ही बात है ना, उस पर्टिकुलर लेवल की बात है। तो हाईएस्ट लेवल के लिए आप क्या लगाओगे, पर्टिकुलर किसी लेवल की बात करो तो एट लगाया करो। अगर लेवल में ऊपर होने की बात करो तो अबव लगाना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एट। ठीक है, तो ये तो आपके शुरू के 3 क्वेश्चंस हुए। इसके बाद देखिए नंबर 4 कह रहा है कि वाइल इंडिया, मतलब 4 को जानने के लिए आपको ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। वाइल इंडिया वांट्स एन अग्रीमेंट, कह रहा है यद्यपि। वाइल क्या काम करता है, वाइल एक ऐसा कंजंक्शन है तो दो क्लोजेस को जोड़ेगा, और दोनों क्लोजेस में से एक जो क्लोज होगा वो मीनिंग बताएगा ऑल्दो या दो के साथ, जैसे हम जोड़ते हैं यद्यपि का मीनिंग देगा, मतलब एडवर्सेटिव स्टेटमेंट को जोड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस को जोड़ेगा। तो यद्यपि भारत चाहता है कि अगर अग्रीमेंट हो, वो अग्रीमेंट कैसा हो, जो बैलेंस्ड हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, संतुलित हो और समग्र हो, सब चीज़ों को शामिल करने वाला हो। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, सभी चीज़ों को शामिल करने वाला। यूकेज प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, हैज़ इंडिकेटेड, इन्होंने इंडिकेट किया है, इन्होंने संकेत दिया है कि ही वुड नॉट सेक्रीफाइस क्वालिटी फॉर, कि ऋषि सुनक जो हैं वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, किसको, क्वालिटी को। किसके लिए, स्पीड इन डैश द डील, कि जल्दीबाजी नहीं करेंगे हम डील करने में, हम क्वालिटी को प्राथमिकता देंगे, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डील करने के लिए कौन सा वर्ड आएगा। अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं क्लोज टेस्ट में कि डील करने के लिए कौन सी वर्ब लगनी चाहिए, है ना, तो ये आपको थोड़ा सा टेक्स्ट रीड करने से ही पता लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना हो सके उतना अंग्रेजी के टेक्स्ट पढ़ें, अंग्रेजी की किताबें पढ़ें। वो आपका विषय कौन सा रुचि का है, कुछ भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अखबार की तरफ जा सकते हैं, आप चाहें तो नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में, आप अंग्रेजी के टेक्स्ट पढ़ोगे तब जाके ये चीज़ें क्लियर होती हैं। डील करने के लिए बहरहाल बता दूं आपको कि डील करने के लिए आप लगाते हैं सिक्योर। डील कभी मेक नहीं होती, है ना, डील कभी गेट नहीं होती, डील कभी फिक्स नहीं होती। फिक्स होता है मैच, ठीक है फिक्स होती हैं सिचुएशंस। डील करने के लिए तो क्लोज द डील होता है ना, या फिर यहाँ पे सिक्योर द डील। तो डील करने के लिए हम क्वालिटी को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, ये कहना है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। ठीक है आगे आओ। नेक्स्ट कह रहा है सेटिंग डेडलाइंस लाइक दिवाली। अब डेडलाइंस जैसे आपने सेट की है, जैसे कि दिवाली तक हम ऐसा कर देंगे, इस तरह से। वर परहैप्स अनरियलिस्टिक।
अब ये जो डेडलाइंस है ना, जैसे कि आपने दिवाली के लिए कह दिया कि दिवाली तक हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हस्ताक्षर कर देंगे या डील सिक्योर कर लेंगे, तो ये जो डेडलाइंस है वर परहैप्स वो संभवतया अनरियलिस्टिक थी। अनरियलिस्टिक का मतलब क्या है कि ये यथार्थवादी बात नहीं है, काल्पनिक बात है, हवा में उड़कर बात कर रहे हो आप, धरातल पर रहकर बात नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल मतलब एक प्रैक्टिकल बात नहीं है, थियोरिटिकल बात है। ठीक है, कारण क्या है? कारण देखिए, अब समझिए, यहाँ एक्चुअल में आवश्यकता है एक कंजंक्शन की। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आप देखिए कि इसके बाद में, इस ब्लैंक के बाद में ट्रेड डील्स आपका सब्जेक्ट बन रहा है, आर यहाँ पे वर्ब बन रही है। तो जब सब्जेक्ट वर्ब बाद में दे रखे हैं, इसका मतलब एक क्लोज जोड़ रखा है, उपवाक्य जोड़ रखा है, और उपवाक्य जोड़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उपवाक्य जब जोड़े जाते हैं तो बीच में किसको काम लिया जाता है जोड़ने के लिए? कंजंक्शन को। तो कंजंक्शन चाहिए आपको। अब देखिए कंजंक्शन इसमें से आप अगर सोचते हैं कि बिकॉज कंजंक्शन है तो ठीक है, लेकिन बिकॉज के साथ में ऑव लगा रहे तो इसका मतलब ये कंजंक्शन नहीं है, ये अब प्रेपोजिशन बन चुका है। समझ रहे हो बात? बिकॉज कंजंक्शन हो सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ जो है वो क्या होता है? प्रेपोजिशन। थिंग है वो कंजंक्शन है नहीं, इन है वो प्रेपोजिशन है नहीं, मतलब कंजंक्शन है नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा एज। कि ये अनरियलिस्टिक क्यों है ये बता रखा है। अच्छा, मैंने ये ऑप्शंस क्यों डाले हुए हैं? जैसे आप कहो अनरियलिस्टिक थिंग, अब सीधा भी कई लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, कई लोग इसके डेप्थ में जाना नहीं चाहते, सीधा सीधा आंसर मार्क करना चाहते हैं, तो जल्दीबाजी में अनरियलिस्टिक के साथ थिंग आपको सही लगेगा। ठीक है ना? और अनरियलिस्टिक है किस में है तो आपको ठीक लगेगा, इन लगा दें। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, हर चीज़ को पढ़ते हुए आना है। क्लोज टेस्ट में हर एक लाइन, हर एक शब्द का अपना महत्व है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? एज, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन रिक्वायर्ड था। इससे आगे बढ़िए। फिर कह रहा है कारण क्या है अनरियलिस्टिक होने के पीछे? कारण ये है कि जो ट्रेड डील्स होती हैं, व्यापारिक जो समझौते होते हैं, व्यापारिक जो भी अग्रीमेंट होते हैं, वो सिंपल अफेयर्स नहीं होते, वो सामान्य बात नहीं होती। डैश अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक फॉर ग्रेटर एक्सेस डैश ईच अदर्स मार्केट्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस शामिल होता है, एक जटिल प्रक्रिया शामिल होती है लेन देन की। ठीक है, अब देखिए क्या आना चाहिए? डूइंग, सॉल्विंग, एंटेलिंग, होपिंग। आना तो चाहिए आईएनजी। इसका मतलब मैं इसको ऐसे पढ़ लूँ क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल जब जोड़ते हैं बीच में तो ऐसा पढ़ते हैं कि ऐसा करते हुए। तो ये कोई सिंपल अफेयर नहीं है, अनरियलिस्टिक है ये, है ना? और कह रहा है कि क्या करते हुए? ये करते हुए, डूइंग करते हुए ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सॉल्विंग हल करते हुए, एंटेलिंग शामिल करते हुए, होपिंग आशा करते हुए। होप के साथ तो जनरली हम आईएनजी लगाते नहीं हैं, तो काट सकते हैं इसको। तो बचे हुए तीन ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे तो एंटेल जो शब्द है इसका मतलब होता है इन्वॉल्व करना, शामिल करना। सॉल्विंग का मतलब है कॉम्प्लिकेशंस को हल करना, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन हल करने हैं यहाँ पे। यहाँ तो कह रहा है कि ट्रेड डील्स जो होती हैं वो सिंपल अफेयर्स नहीं होती। ट्रेड डील्स, व्यापारिक समझौते आसान नहीं होते हैं, सिंपल चीज़ें नहीं होती हैं। इसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। सिंपल क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। इसलिए आपका आंसर जो है क्या आना चाहिए? एंटेलिंग। इसमें शामिल होता है प्रोसेस गिव एंड टेक का। और गिव एंड टेक का प्रोसेस किस लिए होता है? क्योंकि हमें एक्सेस करना होता है दोनों, मतलब प्रत्येक एक दूसरे के मार्केट को। जो दोनों देश हैं उनको एक दूसरे का मार्केट उनको करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड डील्स हैं कि भारत वाले कहें कि यूके वाले हमारे मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, यूके वाले कहें कि भारतीय हमारे मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है ट्रेड डील के अंदर। तो कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही। तो एक्सेस के साथ में क्या लगता है? याद रखिए, एक्सेस के साथ टू लगता है, लेकिन तब तक ही लगेगा जब तक ये नाउन हो। तो ये बात नोट कर लीजिएगा, एक्सेस जो शब्द है अगर ये नाउन होता है तो इसके साथ में हम क्या लगा देंगे? टू। एक्सेस जब वर्ब है तो इसके साथ हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सेस अगर वर्ब है तो प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, एक्सेस अगर नाउन है तो प्रेपोजिशन लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो यहाँ पे नाउन है इसलिए हमने लगा दिया टू। आगे देखिए क्या कहना चाहता है। फिर कह रहा है इंडिया सीक्स, इफ इंडिया सीक्स, यदि भारत यहाँ पे कोशिश करता है, चाहता है। सीक मतलब होता है चाहना, तलाशना, कोशिश करना। तो यदि भारत की चाहत ये है कि ग्रेटर मार्केट एक्सेस, कि हम बहुत बड़े स्तर पर मार्केट को एक्सेस कर पाएं, अप्रोच कर पाएं, तो इट मस्ट अलाउ, तो भारत को अलाउ करना ही पड़ेगा। मस्ट है मतलब ये ऑब्लिगेशन है, ये कंपल्सन है, ये मैंडेटरी है भारत के लिए कि भारत को अलाउ करना ही पड़ेगा यूके को कि वो क्या करे? सेल मोर ऑफ डैश गुड्स एंड सर्विसेज, की यूके भी बेच सके क्या? अधिक अपने गुड्स और सर्विसेज को, वस्तुओं को भी, और सेवा क्षेत्र में भी ये काम कर सके।
यूके के लिए पजेसिव लगाना है, यूके देश का नाम है, सिंगुलर है, तो डेफिनेटली इट्स आएगा, ये आ जाएगा। ये तो आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि इसका एलेबोरेशन जो है वो क्या होता है, इट इज। ठीक है, हिज है वो ही होता तब आता, देयर है वो दे होता तब आता, प्लूरल होता तब आता। तो ये तो पहला क्लोज टेस्ट आपका हो गया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो तरीका ये है कि इस टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए फ़ोन में, और उसके बाद में वहाँ पे एक सर्च का आइकन आता है, तो उसके अंदर आप सर्च करेंगे आशीष क्लासेज, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पिछले सेशंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और मैं बता दूं कि इसका जो आपको प्लेलिस्ट बना के दिया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से, एसएससी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से है, वहाँ पर आप पिछले सेशंस भी देख पाएंगे। ठीक है, ये सीरीज जो चल रही है खास तौर पे मेंस के विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड है। जो मेंस का एग्जाम होना है फरवरी लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में, उसके लिए डेडिकेटेड ये सीरीज है। बहुत सारे प्रश्न आप कर चुके होंगे मेरे साथ जब तक आपका एग्जाम होगा, तो बहुत ही अहम क्वेश्चंस की सीरीज ये है, इसलिए ध्यान से रेगुलरिटी से रिविजन करते हुए पढ़ना है। दूसरे क्लोज टेस्ट में आइए, कह रहा है कि डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब ये जो गवर्नमेंट का प्रॉमिस था ना, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये भी बताया था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम कम समय में चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को कर सकें। हमारे पास रिसोर्सेज सेम है, जैसे मान लीजिए स्टाफ की संख्या 10 है, हमारे को कोई काम करने में 10 दिनों 10 की संख्या के साथ काम करने में हमें लग रहे हैं बहुत ज़्यादा दिन, मान लीजिए लेट से 3 महीने लग रहे हैं। लेकिन हम इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित कर लें कि 10 जनों का स्टाफ है, उसी के साथ हम वो काम करें और 3 महीने की बजाय हम 10 दिनों में ही वो काम कंप्लीट कर दें, तो ये हुआ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि डिजिटल इंडिया जो है वो एक प्राइम हो सकता है, किसके लिए, इसके पीछे कि अगर आप वास्तविकता में तब्दील करना चाहते हो, ये जो एक प्रॉमिस किया हुआ है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, यदि इसे वास्तविकता में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। क्या हो सकता है ये? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। माइट का मतलब होता है पावर, शक्ति। फैक्टर्स आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये प्लूरल दे रखा है, जबकि यहाँ पे देखिए प्राइम डैश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है। डिजिटल इंडिया एक ही है, एक है, तो इसके बाद में नाउन भी कैसी आएगी? सिंगुलर नाउन आएगी, तो फैक्टर्स को काट सकते हैं। आपके पास बचे 3 ऑप्शन। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, माइट का मतलब पावर, फोर्स का मतलब एक ताकत है, एक पुश करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे क्या सही है? तो देखिए डिजिटल इंडिया जो है वो एक प्रकार का फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये धकेलेगा आगे इस सपने को पूरा करने के लिए, ये आपको एनकरेज करेगा, ये आपको ताकत देगा, ये आपको एनर्जी देगा इस काम को करने की। इसलिए आपका जो आंसर है क्या आना चाहिए? फोर्स। प्रभाव नहीं कर सकते कि ये प्रभाव है इसके पीछे, ठीक है। प्रभाव तब पड़ता जब यहाँ पे इम्पैक्ट अगर होता, तो इम्पैक्ट के साथ तो फिर वैसे भी बिहाइंड नहीं लगाते, आप ऑन लगाते है ना। इम्पैक्ट और इफेक्ट में ऑन का प्रयोग करते हैं, तो इम्पैक्ट तो वैसे नहीं आएगा। माइट लगाते अगर आप, तो ये पावर है किसके पीछे, तो ये फिर पावर आ तो सकता है आने को, लेकिन उससे बेहतर विकल्प क्या है? फोर्स, क्योंकि ये पुश करेगा आगे की तरफ। इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है क्या? फोर्स। ये कारक है, फैक्टर है, इसका मतलब यूं कह सकते हो। फिर कह रहा है सच ए ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा जो बदलाव है। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? कि गवर्नमेंट मिनिमम हो, गवर्नेंस मैक्सिमम हो, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं के साथ हम काम करें, लेकिन स्पीड से काम करें, रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी? टेक्नोलॉजी की। कि टेक्नोलॉजी क्या हो? बहुत ही फर्मली, बहुत ही दृढ़ता से, किस्म क्या हो? गवर्नमेंट के अंदर ऐसी दृढ़ता से इसको ऐसा किया जाए। देखो बी के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो इस लिहाज से तो आप कोई भी ऑप्शन नहीं काट पाओगे, सारे के सारे सही हैं। इंसर्ट का मतलब होता है अंदर डालना, अंतर नहीं क्या कह सकते हो? निर्विष्ट करना कह सकते हो, हिंदी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा। पुट कह सकते हो, पुट इनसाइड, ठीक है, वो इंसर्ट करना होता है। एम्बेडेड का मतलब होता है दृढ़ता से, फर्मली किसी चीज़ को फिक्स करना किसी चीज़ में, ठीक है। किसी वस्तु को दूसरी चीज़ के अंदर जड़ देना, फिक्स करना, उसको बोलते हैं एम्बेड। प्लांट का मतलब भी यही होता है। प्लांट का वैसे तो पौधे उगाना भी होता है। प्लांट का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसको दृढ़ता से स्थापित करना। व्यक्ति के लिए भी आता है, वस्तु के लिए भी आता है। स्टक है, ये फंसने के लिए, स्टिक की थर्ड फॉर्म है, स्टिक, स्टक, स्टक, ठीक है। इसका मतलब है फंस जाना,
तो स्टक तो वैसे काट दो कि फंसने की बात यहाँ पे नहीं है। इंसर्ट है भाई, ये तो नेगेटिव हो जाएगा स्टक, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आई एम स्टक समवेयर, तो मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, ऐसा मीनिंग देगा। इंसर्ट का पुट इनसाइड होता है, तो यहाँ पे ये मीनिंग नहीं देगा। फर्मली किसी चीज़ को क्या करना, फिक्स करना। तो अब देखो मैं थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि क्लोज टेस्ट में कई बार आपको आगे वाले लाइन में पढ़ने से भी हेल्प मिलती है। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या ऑप्शन आना चाहिए, एम्बेडेड। थोड़ा सा आगे देखा आपने तो आपको समझ में आ गया कि प्लांटेड ना आके एम्बेडेड आना चाहिए। तो कह रहा है कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरत पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी को एम्बेड किया जाए गवर्नमेंट के अंदर। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ ऐसा है जो कि डिजिटल इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसमें जो एक सूची बनी हुई है ऑब्जेक्टिव्स की कि हमारे ये उद्देश्य हैं, उनमें से सबसे एक प्रमुख उद्देश्य ये माना गया है कि टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए इस चीज़ के अंदर। आगे बढ़िए, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी को एम्बेड करने से क्या होगा, इससे एम्बेड करने से ये होगा कि डैश विल डू 3 थिंग्स, है ना। गवर्नमेंट की किस चीज़ में करने से क्या होगा, तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, गवर्नमेंट की डिटेल्स में, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस में, गवर्नमेंट के हायरार्की में। हायरार्की क्या होता है, हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम। एक पद होता, पद का एक सीक्वेंस होता है कि सबसे नीचे, उससे ऊपर, एक पिरामिड टाइप, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, ऐसे करके पद का जो क्रम है उसको बोलते हैं हायरार्की। अच्छा, डिटेल्स आएगा नहीं, गवर्नमेंट डिटेल्स यहाँ पे सेट होने वाला ही नहीं है, इसलिए ये तो काट दीजिए। बचे 3 ऑप्शंस। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो ऑफिसेज करके आ जाओगे एग्जाम में, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात ही नहीं है, ये गवर्नमेंट के जो भी काम है उसकी बात है। और गवर्नमेंट के काम, तौर तरीके, उनके लिए क्या यूज़ करोगे, प्रोसेसेज। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के प्रोसेसेज में एम्बेड करने से क्या होगा, 3 चीज़ें होगी इससे। क्या, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। क्या क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और ये ज़्यादा मतलब पारदर्शी हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी। एक यहाँ पे ये काम क्या करेगा, इससे ये भी होगा कि ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों का जीवन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। स्पेशली दोज, विशेष करके उन लोगों के जीवन की बात है एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड, जो कि पिरामिड के बॉटम में है। कैसा पिरामिड की बात कर रहा है, माइथिकल या फिर मिथिकल या हाइपोथेटिकल, इन दोनों का मतलब है काल्पनिक, काल्पनिक पिरामिड। ठीक है, हाइपोथेटिकल का मतलब भी इमेजिनरी है, मिथिकल का मतलब भी जो सत्य नहीं है, कल्पनाओं पर आधारित है। इन दोनों का मतलब सेम है। क्लासिफाइड का मतलब वर्गीकृत, ठीक है। और प्रोवर्बियल जो शब्द है इसका मतलब है वेल नोन। प्रोवर्बियल वैसे तो होता है प्रोवर्ब से संबंधित, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है वेल नोन। अब पढ़ो तो इससे क्या होगा, 3 चीज़ें होगी, बताया आपको 3 चीज़ें। तो यहाँ पे बताया कि सिटीजन्स की जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी, विशेष करके वो सिटीजन्स जो कि इस पिरामिड के बॉटम में हैं, जो एक प्रकार से सबसे नीचे के स्तर के जो सिटीजन्स हैं उनको हेल्प मिलेगी इससे। तो ये कैसा पिरामिड है, पिरामिड क्या मिथिकल या हाइपोथेटिकल, ये दोनों तो आ नहीं सकते क्योंकि दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है। ठीक है, बचे प्रोवर्बियल या क्लासिफाइड। क्लासिफाइड पिरामिड कर सकते हो क्या, क्लासिफाइड करोगे तो या तो आप यहाँ पे पिरामिड्स करते कि वर्गीकृत हैं तो अलग अलग पिरामिड्स हैं, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल पिरामिड का मतलब हो गया वेल नोन पिरामिड, जो एक प्रकार से हम जानते हैं कि कौन सा स्तर किसका है, एक स्ट्रेटा जो समाज में है, एक परत है, एक लेवल जो बना हुआ है, उसकी बात कर रहा है। इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोवर्बियल। एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और कॉम्पिटिटिव और प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है 2014 मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। अब 2014 की एक रिपोर्ट है, ये प्रेडिक्ट करती है, प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी करना, दैट द लार्ज स्केल, ये क्या भविष्यवाणी करती है कि बड़े स्तर पर अगर आपने टेक्नोलॉजी को डिजिटल इंडिया पोजीशंस के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से अगर बहुत बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी को कर लिया, क्या कर लिया, एनहांसमेंट मतलब वृद्धि कर ली, एंटिसिपेशन मतलब पूर्वानुमान लगा लिया, ये होता है पूर्वानुमान। ठीक है, और कह रहा है कि एडेप्टेशन अपना लिया, मॉनिटरिंग निरीक्षण करना है, मॉनिटर करना मतलब किसी चीज़ को ऊपर निरीक्षण करने वाला होना, सुपरवाइज करना एक प्रकार से। तो देखिए,
लार्ज स्केल एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी का करोगे, या आप शुरुआत से क्या कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी को एम्बेड करो। एम्बेड करो इसका मतलब टेक्नोलॉजी अभी शामिल नहीं कर रखी है, अब जाके आप उसको फिक्स करना चाहते हो, अब जाके उसके अंदर जोड़ना चाहते हो। इसका मतलब आप अगर बढ़ाओगे तो तब ना जब पहले से कोई चीज़ होती है। यहाँ तो आप टेक्नोलॉजी को शामिल करने की बात कर रहे थे, तो एनहांसमेंट को काट दो। टेक्नोलॉजी का निरीक्षण करने से कुछ नहीं होगा, टेक्नोलॉजी को शामिल करने की बात थी। एंटिसिपेशन तो खैर वैसे ही हट जाएगा, कोई यहाँ पे अर्थ निकलेगा नहीं, इसलिए आपका आ जाएगा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन ये अपनाना, मतलब ये अनुकूल बनाना मान लीजिए, अपनाना तो नहीं है, अडॉप्टेशन होता है अपनाना। अडेप्टेशन का मतलब है अनुकूल बनाना। तो क्या कह रहा है कि 2014 की जो रिपोर्ट है उसकी भविष्यवाणी ये है कि बहुत बड़े स्तर पर जो अडेप्टेशन है टेक्नोलॉजी का, कि तकनीक के अनुसार तकनीक को ढाल लिया आपने, या अपने आप को तकनीक के अनुसार ढाल लिया, एक दूसरे के पूरक जब आप बन गए, तो ये क्या करेगा, ये भारत की पोजीशन जो है बिगेस्ट, मतलब इंडिया पोजीशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। रिपीट कर रहा हूँ, 2014 की जो रिपोर्ट है वो प्रेडिक्ट करता है, भविष्यवाणी करती है रिपोर्ट, कि जो लार्ज स्केल अडेप्टेशन है टेक्नोलॉजी का, किसके माध्यम से, डिजिटल इंडिया पोजीशंस के माध्यम से, है ना, वो विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो अडेप्टेशन होगा वो इंडिया को पोजीशन करेगा, रखेगा, किसके साथ, बहुत बड़ी अवसर भारत को देगा। वो अवसर यट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ अभी होनी शेष है, वो अवसर मिलेंगे जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यट टू लगाते हो इसका मतलब वो काम पेंडिंग है, वो काम अभी तक हुआ नहीं है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, अडेप्टेशन। तो ये तो था साहब आपके 2 क्लोज टेस्ट। मैं बार बार में पेपर्स के अंदर क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल ज़्यादा इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे प्रश्न अब की बार ज़्यादा आने वाले हैं। इस बार आपको कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, तो इसलिए बेहतर है कि आप ये अप्रोच रखें। कॉमन एरर की बात करें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव एक्सेस टू द प्रेसिडेंट। देखो साहब, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सेस और एक होता है एक्सेस। जो ये एक्सेस होता है इसका मतलब होता है अप्रोच। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अप्रोच, पहुंच। और एक्सेस का मतलब क्या होता है, सरप्लस, या फिर कहेंगे मोर देन, से ज़्यादा, से अधिक, ये तो इसका मीनिंग है। और एक्सेस का मतलब क्या है, अप्रोच। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव एक्सेस नहीं होगा, क्या होगा, एक्सेस। तो बड़ा मुश्किल होता है अप्रोच करना, किसको, प्रेसिडेंट को। एक्सेस तो ज़्यादा की बात कर रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एक्सेस अप्रोच। दूसरा है दे प्लान टू डू अ रॉबरी इन कलीजन विद द क्लर्क। कलीजन और कल्यूजन 2 वर्ड होते हैं, एक होता है COLLUSION, एक होता है COLLISION। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स में पूछे जाते हैं परीक्षा में। कल्यूजन जो है, कल्यूजन का मतलब होता है कंस्पिरेसी, इसे आप षड्यंत्र कह सकते हैं, ठीक है। और कलीजन जो है इसका मतलब होता है क्रैश, टकराना, क्रैश कह सकते हो, एक्सीडेंट कह सकते हो, टकराने को बोलते हैं। अब आप पढ़ कर देखो, उन्होंने योजना बनाई डकैती करने की, और योजना बनाई है किससे, क्लर्क के साथ साठगांठ करके, क्लर्क से साठगांठ करके, क्लर्क के साथ षड्यंत्र रच के यहाँ पे क्या कर देंगे, रोबरी करेंगे, ऐसी उन्होंने योजना बनाई। तो साठगांठ के लिए यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए, ये वाला। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर, कल्यूजन आएगा, ठीक है। इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ही इज माई कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट जो होता है ना वो वैसे ही नहीं जुड़ेगा, आपको देखते ही पता लग गया वो गड़बड़ है। ये कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, तो वह मेरा आत्मविश्वास है, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस तो फिर भी सोचते हम, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, जिस व्यक्ति को विश्वास है वो कॉन्फिडेंट। और एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये मेल के लिए आता है, और एक स्पेलिंग होती है CONFIDENTE, ये स्पेलिंग आती है फीमेल के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ऊपर वाली स्पेलिंग है ये मेल के लिए आती है, नीचे वाली जो स्पेलिंग है वो किसके लिए आती है, फीमेल के लिए। ये कॉन्फिडेंट है, ये होता है मतलब ये होता है विश्वास पात्र, अगर पुरुष हो विश्वास पात्र, ट्रस्ट वर्दी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। और ये भी विश्वास पात्र है, लेकिन ये महिला अगर विश्वास पात्र है, राजदार महिला है, अगर आप अपने सीक्रेट्स महिला के साथ शेयर करेंगे तो वो स्पेलिंग होगी ये वाली। अगर आप पुरुष के साथ शेयर करेंगे, राजदार कोई पुरुष है, तो इसका मतलब ये स्पेलिंग होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं लिख सकते कि कॉन्फिडेंट है, आप यूँ लिखोगे DANT, कि वह मेरा क्या है, विश्वास पात्र है। ही ऑलवेज फील्स अनॉयड एट हिज अफेक्शन।
अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, लव को कह सकते हैं, ठीक है, स्नेह प्रेम को बोलते हैं। और एक वर्ड होता है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है प्रिटेंस, झूठा बहाना जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिटेंस। फॉल्स शो कह सकते हो, झूठा दिखावा, झूठा बहाना, इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, अफेक्टेशन। अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, अफेक्टेशन का मतलब फॉल्स शो होता है, झूठा दिखावा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह हमेशा ही फील करता है चिढ़ा हुआ, परेशान, किस चीज़ को लेकर, उसके झूठे व्यवहार को लेकर। स्नेह से तो क्यों परेशान होगा कोई, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पे अफेक्टेशन करोगे, ये वाला वर्ड आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है द फर्स्ट फाइट ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526। देखिए फाइट और ये जो बैटल है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। फाइट होता है दो व्यक्तियों के बीच में, कोई 2 पर्सन्स हो, या 2 पर्सन्स क्यों, पर्सन्स मान लो, पर्सन्स हो या पार्टीज हो। अगर पर्सन्स या पार्टीज के बीच में लड़ाई है तो करोगे फाइट। अगर आर्मीज के बीच लड़ाई है, अगर सेनाओं के बीच लड़ाई है तो उसको बोलते हैं बैटल। तो डेफिनेटली पानीपत का युद्ध था, वो सेनाओं के बीच लड़ा गया था, तो यहाँ फाइट ना हो के क्या ऑप्शन होना चाहिए, बैटल, ठीक है। पानीपत की लड़ाई है वो किसके बीच में हुई थी, सेना के बीच में, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बीच में लड़ाई है, तो उसको बोलते हैं बैटल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आई थिंक देयर मैरिज इज इन द रॉक्स। देखो साहब, ऑन द रॉक्स एक फ्रेज होती है, ये फ्रेज गलत है। ऑन द रॉक्स का मतलब है लाइकली टू फेल सून, लाइकली टू फेल सून। अगर कोई चीज जल्द ही असफल होने वाली है ना, उसके लिए एक फ्रेज हम यूज करते हैं ऑन द रॉक्स। तो कह रहा है कि मुझे लगता है कि उनकी मैरिज जल्द ही असफल रहने वाली है या फेल होने वाली है, टूटने कगार पर है, ऐसा इसका मतलब है। द सिटीज पुलिस चीफ सेज दे अरेस्ट ऑन द एवरेज 300 पीपल ईच डे। सिटी के जो पुलिस चीफ हैं वो कहते हैं कि वो अरेस्ट करते हैं औसतन 300 लोग प्रतिदिन। देखो साहब, ये फ्रेज जो है ना ऑन द एवरेज, ये नहीं होता है, या तो होता है ऑन एवरेज, या तो फ्रेज होती है ऑन एवरेज, और या फिर फ्रेज होती है ऑन एन एवरेज। तो या तो ऑन एन एवरेज होगा, या फिर फ्रेज क्या होती है, ऑन एवरेज, इसका मतलब औसतन, ठीक है। ऑन द एवरेज नहीं होता। फिर 2 प्रश्न और हैं। एक प्रश्न है 21 का, हिज मास्टर ऑफ द फ्रेंच वॉज प्रोवर्बियल। तो हिज मास्टरी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज है, तो उसकी जो मास्टरी है फ्रेंच को लेकर, है ना, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। लैंग्वेज के नाम से पहले हम क्या नहीं लगाते, द नहीं लगाते। तो उसका जो मास्टरी है फ्रेंच को लेकर वो प्रोवर्बियल है। प्रोवर्बियल बताया था मैंने अभी आपको, वेल नोन, वो सुप्रसिद्ध है, विख्यात है, सबको पता है इस बारे में, तो द नहीं लगेगा। द लगाना चाहते हो तो आप इसको फ्रेंच के बाद में लैंग्वेज वर्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वॉट अ क्वेंट आइडिया। क्वेंट का मतलब होता है ओड, स्ट्रेंज, विचित्र, अजीब, अनूठा। तो क्या अजीब सा विचार है भी, कोई अगर आप डिसअप्रूव करते हो, कोई चीज़ को अप्रूव नहीं करते हो, तो आप उसके लिए क्वेंट शब्द का यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ बहुत अजीब प्रतीत होती है। तो व्हाट अ क्वेंट आइडिया, कितना अजीब विचार है। शी सेड लाफिंग ऑन हिम, उसने कहा उस पर हंसते हुए। किसी पर अगर आप हंस रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी का उपहास कर रहे हो, तो लाफ के साथ में हम प्रेपोजिशन लगाते हैं एट। और ना केवल लाफ के साथ, बल्कि लाफ के साथ साथ एक वर्ड आप लिख लीजिएगा स्माइल, और लिख लीजिएगा आप मॉक, या फिर स्कॉफ, या फिर रिडिकल। इन सभी के साथ में आपको यूज करना है एट। किसी पर हंसते हो, किसी का मजाक उड़ाते हो, तो इन सभी के साथ में क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑन के स्थान पे एट लगना चाहिए।